कहानी की शुरुआत एक खौफनाक सड़क हादसे से होती है, जहां एक महिला सुनसान सड़क पर बेधड़क और लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है। होश आते ही उसे महसूस होता है कि उसका पैर पूरी तरह टूट चुका है और तभी अचानक उसके शरीर में दर्दनाक दौरे पड़ने लगते हैं। वह दर्द से कराह रही होती है, लेकिन तभी दूर से एक तेज रफ्तार में कार उसकी तरफ बढ़ती है। खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करने के बावजूद वह कार उस महिला को जोरदार टक्कर मार देती है और सब कुछ वहीं पर थम जाता है। जब वह महिला दोबारा से आंखें खोलती है तो वह खुद को एक अजनबी आलीशान घर में पाती है, जहां उसके बगल में एक अनजान शख्स सो रहा होता है। घबराहट और खौफ से भरी महिला दबे पांव नीचे उतरती है तो उसी आदमी को देखकर वह काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। अपनी सुरक्षा के लिए वह एक लोहे की रॉड उठा लेती है और उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वह शख्स फुर्ती से बच जाता है और इसे छीना झपटी में एक आईना टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर एक बच्ची दौड़ते हुए वहां पर आती है और उस महिला को मम्मी कहकर पुकारने लगती है। महिला पूरी तरह इनकार कर देती है कि यह उसकी बेटी नहीं है, लेकिन तभी वह आदमी उसे शांत कराते हुए अपना नाम ब्रूस बताता है और उसका नाम एली बताता है और वह कहता है वह बच्ची एलिस है, उन दोनों की एक बेटी है। एली को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। जब वह घर में लगी तस्वीरों को देखती है तो धुंधलापन होने के कारण चेहरे पर कुछ साफ नहीं दिखाई देता। वह रोते हुए ब्रूस से कहती है उसका नाम सैरा है, उसका एक बेटा है, ना कि कोई बेटी। अपनी बात को सच साबित करने के लिए ब्रूस टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा लेता है और एली के सामने करता है। शीशे में खुद का चेहरा देखकर एली हैरान रह जाती है, क्योंकि वह हूबहू ब्रूस की पत्नी एली जैसी दिख रही थी। ब्रूस उसे समझाता है कि कुछ समय पहले उसका एक बेहद भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उसके दिमाग में गहरी चोट लगी थी और वो अपनी पुरानी याददाश्त खो चुकी है। वो बताता है कि एक्सीडेंट के बाद उसके दिमाग में एक अजीब तरह की बीमारी हो गई है, जिसमें वह जो भी फिल्म, शो या पुरानी बातों के बारे में सोचती है तब उसका दिमाग उन कर्तनों से जुड़ी झूठी यादें गढ़ने लगता है। यही वजह है कि वह खुद का नाम सैरा समझ रही है। डॉक्टर के मुताबिक उसका ठीक होना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हालांकि एली का दिल यह मानने को तैयार नहीं था, उसकी यादें महज एक वहम है। खैर, जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एक दिन नहाते समय एली अपनी गर्दन के पीछे एक अजीब सा छेदनुमा निशान नोटिस करती है, लेकिन दर्द न होने के कारण वह इसे मामूली चोट समझकर नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद वह घर में मौजूद पुरानी तस्वीरों को खंगालती है, जिसमें उसके माता पिता जो और ईवा थे। ब्रूस उसे बताता है उसके माता पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी है। एली की याददाश्त वापस लाने के लिए ब्रूस कुछ पुरानी टेपें भी चलाता है, लेकिन एली को देखकर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वह परेशान होकर बाहर आती है, जहां ब्रूस अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है। तभी एली का ध्यान ब्रूस की कार पर चला जाता है, जो हूबहू उसी कार जैसी थी जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। एली के मन में पहला शक होता है कि अगर उसका पैर टूटा था तो और बदन पूरा जख्मी हुआ था तो उसका निशान इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। एक आम इंसान को महज ठीक होने में महीनों लग जाते हैं, जबकि यहाँ सब कुछ जादुई जैसा लग रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगे। एली अपनी बेटी एलिस से घुलने मिलने लगी। बातों बातों में एलिस बताती है कि पिछले हफ्ते उसके ग्रैंडपा एली के पिता उसे जू ले गए थे। एली ने भी उनसे बातें की थी। यह सुनते ही एली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रूस के मुताबिक उसके माता पिता सालों पहले मर चुके थे। अगर एक्सीडेंट 6 दिन पहले हुआ था तो एक हफ्ते पहले उसके माता पिता जिंदा कैसे थे। यह सोचने के बाद एली सोचती है कि आखिर ब्रूस झूठ क्यों बोल रहा था। इन उलझनों के बीच एली के हाथों में फिर से तेज कंपन होने लगती है, ठीक उसी दौरे जैसा कि उसको सड़क पर आया था। सस्पेंस को भूलने के लिए एलिस उसके साथ छुपम छुपाई खेलने की जिद करती है और भागकर पास के घने जंगल में चली जाती है। एलिस को ढूंढते हुए एली जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां उसे एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का बैग हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि उस बैग के अंदर कोई जिंदा इंसान तड़प रहा है। एली डर के मारे तुरंत एलिस को लेती है और घर की तरफ भाग पड़ती है। वह लौटकर सब कुछ ब्रूस को बताती है, लेकिन ब्रूस जंगल से लौटकर कहता है वहाँ कुछ नहीं था, शायद वह एली का कोई नया भ्रम था। उसी रात एली एलिस को सुलाने जाती है तो वह एलिस के पीछे ठीक वैसा ही छेद वाला निशान देखती है जैसा कि उसकी खुद की गर्दन पर था। एलिस बताती है यह निशान उसे कल सुबह ही मिला। अगले दिन एली दोबारा ब्रूस पर दबाव बनाती है कि जंगल में कोई छुपा हुआ है और उन्हें देख रहा है, लेकिन तभी अचानक एली को फिर से एक बहुत भयानक दौरा आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कहानी की शुरुआत में कार एक्सीडेंट के पहले आया था। ब्रूस तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाता है और सोफे पर लिटा देता है। जब कुछ समय बाद एली की आंखें दोबारा खुलती है तो एलिस उसके पास आकर बेहद डरी हुई तबीयत में पूछने लगती है
दौरे की हालात में जब ब्रूस एली को जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर उसकी याददाश्त के बारे में पूछता है तो एलिस के साफ इनकार करने पर वह गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। एलिस के बीच बचाव करने की वजह से एली टेबल पर रखी पेंसिल उठाकर ब्रूस की छाती में घोंप देती है और वहां से भागकर भट्टे के खेतों में जाकर छिप जाती है। पीछा करते करते ब्रूस वहीं पर पहुंच जाता है, लेकिन पीछे से एली ब्रूस के सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है। खेत के उस पार उसे एक पुराना बाड़ा दिखाई देता है जो बाहर से मामूली दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से एक साइंटिस्ट की लैब थी। वो वहाँ चारों तरफ मॉनिटर्स लगे हुए थे जिससे पूरे इलाके में नजर रखी जा रही थी। एली को वहां पर प्लेमी नाम की एक टेप मिलती है जिसे चलाते ही कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। असल में जिस ब्रूस के साथ वह रह रही थी वह कोई असली आदमी नहीं था बल्कि उसका क्लोन था। असली ब्रूस एक साइंटिस्ट था जिसकी असली बीबी एली और बेटी एलिस थी। एक हादसे में बहुत पहले वे दोनों मर चुके थे। मरने से पहले असली ब्रूस ने अपनी बेटी और बीबी समेत कई इंसानों की कॉन्शियस के लिए डिजिटल फाइल्स में स्टोर कर लिया था और इंसानों की सिंथेटिक बॉडी बनाने के लिए तकनीक भी ढूंढ ली थी। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ ये हुई कि सभी कॉन्शियस फाइल्स आपस में मिक्स हो गई, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन सी फाइल किसकी है। इसीलिए असली ब्रूस ने अपना क्लोन बनाकर उसे इस काम पर लगाया था कि वह एक एक करके फाइल्स को एली और एलिस की सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर करे और चेक करे कि असली एली की कॉन्शियस वापस आई या नहीं। एली और एलिस की गर्दन के पीछे छेद दरअसल वही निशान था जहां पर उनकी बॉडी में सिंथेटिक कॉन्शियस डाले जाते थे। इस प्रोसेस में लगभग 3 से 7 दिन लगते थे। फिलहाल जिस महिला को अभी हम देख रहे हैं उसके अंदर सैरा नाम की किसी दूसरी औरत की कॉन्शियस लोड हो गई थी, इसलिए वह खुद को सैरा कह रही थी। एलिस की कॉन्शियस सही मैच हो गई थी, इसीलिए वह अपने दादाजी से पिछले हफ्ते बात करने का दावा कर रही थी, जबकि असलियत में उन्हें मरे जमाने बीत चुके हैं। तभी वहां पर ब्रूस आ जाता है और सैरा को धमकाने लगता है। सैरा लोहे की रॉड उठाकर उसे पीट पीट कर मार डालती है और उसकी लाश को प्लास्टिक में लपेटकर भट्टे के खेतों में दफना देती है। इतना ही नहीं, यह सब देख लेने की वजह से वह मासूम सी बच्ची एलिस का भी दम घोटकर उसे भी मार देती है। इसके बाद वह लैब में जाकर अजीब से दिखने वाले 2 इंसान के अंगों पर एली और एलिस का डीएनए ट्रांसफर कर देती है, जिससे कि वे अंग धड़कने लगते हैं और क्लोनिंग की नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह एलिस की लाश को ठिकाने लगा देता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था दोस्तों। रात को सैरा की चेतना वाली बॉडी अपनी सिंथेटिक मजबूत करने के कारण जमीन से दोबारा बाहर निकल आती है। लहूलुहान हालत में वह रेंगते हुए लैब में पहुंच जाती है। यह साफ हो जाता है कि मूवी की शुरुआत में जिस एली को काल से कुचल करके मारा गया था वो इससे पहले एक नाकाम क्लोन थी जिसे सैरा बाद में जंगल में प्लास्टिक के बैग में फेंक आई थी। लैब में छिपकर सैरा देखती है कि ब्रूस का क्लोन अपनी रोज की यादों को कंप्यूटर में सेव कर रहा है ताकि असली ब्रूस के प्रोग्राम में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस मिल सके। उसके जाते ही सैरा कंप्यूटर पर बैठ जाती है। वहाँ 163 फाइल थी, यानी ब्रूस न जाने कितनी बार एली और एलिस के क्लोन को मार कर खेतों में दफना चुका है। सैरा चाल चलते हुए अपनी चेतना की फाइल को अगली आने वाली क्लोन की फाइल के साथ ओवरराइट कर देती है। दूसरी तरफ लैब के केमिकल टैंक में अंग तेजी से विकसित होने लगते हैं। एली और एलिस के नए इंसानी क्लोन में बदल जाते हैं। ब्रूस का क्लोन उनके शरीर को साफ करता है, मशीनों से उसकी गर्दन पर इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उन्हें एक्टिव कर देता है। वह एलिस को उसके पीछे के कमरे में सुला देता है और नई एलिस के पास जाकर वह लेट जाता है। लेकिन इस नई एली के अंदर सैरा की वही चेतना ट्रांसफर हुई थी जिसे उसने बदल दिया था, जिसे हम सैरा भी कह सकते हैं। सैरा भी बिस्तर पर ब्रूस के सामने ऐसा नाटक करती है जैसे वो असली क्लोन है और उसकी पत्नी भी। ब्रूस का क्लोन यह सोचकर बेहद खुश हो जाता है कि आखिरकार इतने सालों बाद असली एलिस को वह वापस ला लिया। वह खुशी खुशी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जबकि सैरा भी अंदर ही अंदर उससे नफरत और अजीब तरह से घुटन महसूस कर रही थी। जैसे ही ब्रूस का क्लोन अस्वस्थ होकर सो जाता है और बाद में लैब के बचे हुए अंगों को समेटने चला जाता है, तब सैरा भी तुरंत बेड से उठती है। वहाँ से एक फर्टिलाइजर स्प्रे उठाकर उसमें पेट्रोल भरती है और कार स्टार्ट करके उसी सीक्रेट लैब में पहुंच जाती है और उसे तबाह कर देती है। इसी बीच लैब में कंप्यूटर पर काम करते हुए ब्रूस के क्लोन की नजर फाइल नंबर 164 पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे ओपन करता है, स्क्रीन पर एक खतरनाक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। यह फाइल ओवरराइट की गई है। ब्रूस के क्लोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है जिसे वह अपनी कामयाबी समझ रहा था, दरअसल उसकी सबसे भयानक
भूल थी। इसके बाद हम सारा ए को देखते हैं जो रेंगती हुई मेन घर में वापस पहुंचती है, जहां अकेली एलिस अपनी माँ को ऐसी हालात में देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ सारा भी अपने मिशन को अंजाम देते हुए पूरे सीक्रेट लैब के भीतर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है। तभी वहाँ ब्रूस का क्लोन आ धमकता है। सारा भी बिना डरे उस पर भी पेट्रोल स्प्रे कर देती है और उसे इस पागलपन को रोकने की चेतावनी देती है, लेकिन ब्रूस का क्लोन बेहद क्रूर था। बिना वक्त गवाए अपनी उसी मशीन से सारा 2 को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इससे पहले सारा भी माचिस जला पाती, उस हाई वोल्टेज के शॉक के कारण उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। ब्रूस का क्लोन बेसुध सारा बी को गोद में उठाता है और दफनाने के लिए दोबारा से भुट्टे के खेत में ले जाता है। उधर घर में सारा ए घर में घूम रही थी और एलिस उसे देखकर भाग रही थी और भागते भागते वह उसी खेत में छिपने चली जाती है। खेतों के बीच ब्रूस का क्लोन सारा बी के लिए खबर खोद रहा था। तभी सारा बी का होश आ जाता है। ब्रूस उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उस पर फावड़े से हमला करने वाला होता है। तभी अचानक खून से लथपथ सारा ए वहाँ आ धमकती है। वह पूरी ताकत के साथ ब्रूस के क्लोन को धक्का दे देती है, जिससे ब्रूस और सारा ए दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही जब ब्रूस दोबारा सारा बी पर हमला करने की कोशिश करता है, तब सारा बी मौका पाकर वहां आग लगा देती है। देखते ही देखते गड्ढे के भीतर ब्रूस का क्लोन और सारा ए दोनों जिंदा जलकर खाक हो जाते हैं। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद सारा बी को खेत में डर ही सहमी एलिस मिलती है। सारा बी उसे गले लगा लेती है और खुद से वादा करती है कि भले ही वह उसकी माँ ना हो, लेकिन वो उसका जिंदगी भर ख्याल रखेगी। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर उस श्रापित जगह को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाती हैं और हमें लगता है कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक बड़ा सा विजुअल ट्विस्ट आता है। मरने से ठीक पहले ब्रूस के क्लोन को यह एहसास हुआ था कि इस बॉडी में एली की चेतना नहीं बल्कि सारा की चेतना है। तो उसने बैकअप प्लान के तौर पर एली का एक नया क्लोन नंबर 165 बनाने के लिए मशीन में छोड़ दिया था और उसके कॉन्शियस के लिए उसे ऑटो पर सेट कर दिया था। लैब में ऑटोमेटिक सिस्टम एक नया क्लोन पूरी तरह तैयार हो चुका था। होश आते ही ये नई एली बेहद हैरान और भ्रमित महसूस होती है। वह पहले तो खुद को कपड़े से ढकती है और लड़खड़ाते कदमों से सीक्रेट लैब के बाहर कदम रखती है। चारों तरफ सन्नाटे दिखाई देते हैं। वह अचानक दूर देखते हुए ब्रूस ब्रूस कह के चिल्लाने लगती है, यानी कि ब्रूस के क्लोन ने मरने से ठीक पहले असली ब्रूस के आधे काम को अनजाने में सही और पूरी तरह कामयाब कर दिया था। उसने सैकड़ों कोशिश के बाद आखिरकार असली एली की कॉन्शियस को ढूंढ निकाला था और उसे इस क्लोन के भीतर सक्सेसफुल ट्रांसफर कर दिया था। यानी कि ब्रूस का क्लोन अभी तक जिस कॉन्शियस को ढूंढ रहा था, वह उसके मरने के बाद ऑटोमेटिक वाले सिस्टम से एली के शरीर में उसकी असली कॉन्शियस आ जाती है और यहीं यह मूवी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह मूवी पसंद आई होगी। इस मूवी का नाम था अफेक्शन और ऐसे ही शानदार मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।